नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका रीट का नया सिलेबस आया था, हमने देखा था कि नए सिलेबस में कुछ यूनिट आपके नई ऐड हुई थी और उसी संदर्भ में एक राजस्थान के इतिहास के अंदर भी आपकी चीजें काफी ऐड हुई, यानी पूरा राजस्थान का इतिहास आपके ऐड है। उसमें एक टॉपिक आता है राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास। अब ये दिखने में तो केवल एक लाइन है, लेकिन इसके अंदर आपके पूरा राजस्थान का इतिहास आ गया, सारे राजवंश आ गए आपके, चाहे मेवाड़, मारवाड़, चौहान, सारे राजवंश आ गए, आमेर राजवंश सब इसमें आ गए। तो इसमें मैं आज मेवाड़ राजवंश के बारे में कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो उनका आपको रिवीजन करवा रहा हूं, और आप ये खुद ये देखेगा कि आपको उनमें से कितने फैक्ट आते हैं। यानी 80% तक आपको फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, 90% हो रहे हैं, या 100% आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर कट हो रही है, और किस तरह से आपको इनको राजवंशों को समेटना है। क्योंकि राजवंश बहुत है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो राजवंश में पूरी राजस्थान की हिस्ट्री आ गई। तो इसलिए इसको सावधानी से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके इस यूनिट में बाकी टॉपिक भी हैं। जैसे आपके अंदर आपको हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप राजस्थान का राजवंश पढ़ने लगे तो आप सिर्फ राजवंश ही राजवंश पढ़ो। आपको बाकी चीजें, एकीकरण है, व्यक्तित्व, योगदान, ये जो किसान आंदोलन वगैरह, प्राचीन सभ्यताएं, ये सब है आपके। जैसे सब टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। तो आज हम मेवाड़ के बारे में कुछ बात करेंगे, और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का और जवाब देना है, वो मेवाड़ राजवंश का ही है कि चंपानेर की जो संधि है वो किनके बीच में हुई थी। चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई थी। ये मेवाड़ राजवंश से संबंधित ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप में से कितनों को आता है। तो अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं शुरू में मेवाड़ के बारे में। अब देखिए, कोई भी राजवंश है तो उसके बारे में आप किस प्रकार से उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यहां जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया मेवाड़ राजवंश। अच्छा, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दीजिए ग्रुप में, इधर उधर आप यूज करते हैं सोशल मीडिया। तो मेवाड़ राजवंश। अब मेवाड़ राजवंश के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इनके संस्थापक के बारे में, कौन इनके संस्थापक हैं और ये संस्थापना जो है ये कब होती है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं और ये उस समय के कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां, ये आपसे अब पूछ सकता है, और दूसरा कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। अब जो शासक हैं, महत्वपूर्ण शासकों के बारे में भी आप क्या क्या चीजें पूछेगा। उन शासकों की कोई उपाधि हो, यानी उनकी उपाधियां, और उनका कार्यकाल। सभी शासकों का कार्यकाल पता होना जरूर नहीं है, लेकिन जो मेन मेन शासक हैं जैसे राणा कुंभा, राणा सांगा, तो इस तरह के शासक हैं, तो उनका तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे पुट होता है, उनकी उपाधियां पूछ सकता है, उनका कार्यकाल पूछ सकता है, उनके जीवन के कोई महत्वपूर्ण युद्ध हो वो पूछ सकता है, उनके दरबार के अंदर उस समय के कोई विद्वान रहे हो वो आपसे पूछ सकता है, उस समय उनके समय कोई साहित्य की रचना की गई उससे संबंधित पूछ सकता है, चाहे राजा ने स्वयं ने साहित्य रचा हो या राजा के दरबार में किसी और विद्वान ने साहित्य की रचना की हो, या उनके समय और कोई भी मान लीजिए कोई भी शिलालेख वगैरह, या वो कहीं उसको शिलालेख पर कुछ लिखा गया तो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेवाड़ राजवंश के बारे में। तो सबसे पहले मैं संस्थापक की बात कर रहा हूं। अच्छा देखिए, मेवाड़ राजवंश के अंदर कौन कौन सा हिस्सा आता है। तो ये मैप है आपके सामने। तो इस मैप के अंदर देखिएगा, ये राजसमंद, और ये भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, ये मुख्य रूप से जो ये वाले हिस्से थे ये उस समय किस में आते थे, मेवाड़ राजवंश में आते थे। थोड़ा बहुत इनके और आसपास का जो हिस्सा होता था वो मुख्य रूप से हम कहते थे मेवाड़ राजवंश। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक के बारे में कि मेवाड़ राजवंश का जो संस्थापक है वो किसको कहा जाता है, गुहादित्य को। गुहादित्य का ही दूसरा नाम है गुहिल, और इसीलिए ये जो राजवंश है इसको गुहिल राजवंश भी हम कहते हैं। यानी जो 1303 तक जो ये शासक हैं ये गुहिल राजवंश कहलाएंगे, और उसके बाद में कहलाएंगे सिसोदिया राजवंश। हैं वही, उन्हीं का खून, वही लोग आगे हैं, लेकिन नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 1303 तक ये कहलाएंगे गुहिल राजवंश से संबंधित, और 1303 के बाद कहलाएंगे सिसोदिया राजवंश के। तो संस्थापक कौन है, गुहादित्य या गुहिल, ये दोनों एक ही नाम है। कब हुई थी स्थापना, 566 ईस्वी में।
या पूरा बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, 566 ईस्वी में। और यही जब हम चौहान राजवंश के बारे में पढ़ते हैं तो चौहान राजवंश की स्थापना की गई थी 551 ईस्वी में की गई थी वासुदेव चौहान के द्वारा, वासुदेव चौहान। तो अब आप ये खुद देख लीजिए कि पहले स्थापना जो है वो गुहिल राजवंश की हुई या चौहान राजवंश की। तो पहले स्थापना राजस्थान में चौहान राजवंश की होती है। कितने साल पहले हुई गुहिल से? 15 साल पहले। तो ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। और गुहिल या गुहादित्य के जो माता पिता हैं उनका क्या नाम था? तो माता का नाम था पुष्पावती और पिता का नाम था शिलादित्य। ये चीज क्लियर है इतनी? ये आपसे एग्जाम में पूछता है और मैं वही पॉइंट आपके सामने बता रहा हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि एक चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य ने। देखिए मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। देखिए हिस्ट्री इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इसको स्वाद ले लेके पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी स्वाद लेने का समय नहीं है। अभी मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, तो आप खुद देखिएगा आपको चीजें कैसे समेटनी है। तो 7वीं शताब्दी के अंदर चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था किसने? चित्रांगद या चित्रांग मौर्य। ये दोनों एक ही व्यक्ति है। तो मेवाड़ राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन हो गया? गुहिल हो गया। ये गुहिल या गुहादित्य है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि मेवाड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? काल भोज या बप्पा रावल। मूल नाम जो है वो इनका काल भोज था और वैसे इनको बप्पा रावल कहते थे। तो 734 से 753 ईस्वी तक। तो वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? काल भोज या बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में बहुत सी बातें हैं। अच्छा, उस समय बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है नागदा। बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा नागदा है। कहां पर? उदयपुर में। तो इस प्रकार से यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर जो मौर्य राजा मान, ये जो था इसी का ही कोई आगे का वंशज, तो मौर्य राजा मान या मानमोरी एक ही बात है, वो उसको पराजित करके चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। तो ये मेन पॉइंट तो ये हैं। इसके अलावा जो बप्पा रावल है, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं कि जो बप्पा रावल है, अब ये मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? बप्पा रावल ने चलाए। मध्य एशिया तक बप्पा रावल विजिट करता हुआ यहां से चला गया था। रावलपिंडी का नाम है, तो वो आज आप देखते हैं रावलपिंडी कहां पर है? पाकिस्तान में। तो रावलपिंडी का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर है। अच्छा, एक पॉइंट आपसे कई बार पूछ लेता है कि जो ये सीवी वैद्य है, विद्वान सीवी वैद्य, उन्होंने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा। चार्ल्स मार्टल, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि चार्ल्स मार्टल किसे कहा जाता है, या सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टल किसे कहा था? बप्पा रावल को। चार्ल्स मार्टल था कौन? फ्रांसीसी कमांडर था जिसने मुगल सेनाओं को सबसे पहले पराजित किया था। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में बप्पा रावल के बाद में एक महत्वपूर्ण शासकों में नाम आता है अल्लट का। मैं देखिए कुछ मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि इनके बारे में और कोई बातें नहीं है, बातें बहुत सी हैं, लेकिन रिवीजन के परिप्रेक्ष्य से अल्लट या इसी को आलू रावल या इसी को अलहट कहा गया है। अल्लट, आलू रावल या अलहट, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। इसके बारे में 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जैसे हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था किसने? अल्लट या आलू रावल ने। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की, ब्यूरोक्रेसी की किसने? अल्लट या आलू रावल ने। और आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। तो आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी इन लोगों की कौन सी थी? नागदा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन राजधानी इनकी नहीं बदली थी, राजधानी इनकी नागदा ही थी। तो इस थोड़े बिंदुओं को आप ध्यान में रखें। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। इसके बाद में देखिएगा यहां एक शासक आता है शक्ति कुमार। तो शक्ति कुमार जो शासक है, उनके समय मालवा, अब ये जैसे राजस्थान है तो इधर मालवा है, इधर है गुजरात,
इधर दिल्ली होगा। तो मालवा का जो शासक था, परमार शासक मुंज, उस मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और इसी मुंज का जो वंशज होता है राजा भोज, उस भोज ने ही चित्तौड़ के किले के अंदर त्रिभुवन त्रिभुवन नारायण विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका जीर्णोद्वार भविष्य में कौन करवाएगा? मोकल करवाएगा। मोकल कौन है? राणा कुंभा का पापा। और तो ये जो मोकल है, इस मोकल ने इसका जीर्णोद्वार करवाया, तब से इसका नाम हो गया मोकल का समिदेश्वर मंदिर। तो थोड़े से ये पॉइंट आपके यहां ध्यान में आपको रखने हैं। इसके बाद में जैसे मान लीजिए यहां एक और शासक आएगा, रण सिंह या करण सिंह। इनको आपको सन वन रखने की कोई ध्यान में आपको आवश्यकता नहीं है, और ना ही कोई ऐसा बिल्कुल फिक्स सन कोई है, ऐसा होता भी नहीं। शुरुआती शासकों के बारे में कोई इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक शासक आता है रण सिंह या करण सिंह। तो इसके पुत्रों में एक पुत्र सेम सिंह और एक पुत्र होता है राहप। तो जो राहप होता है, इसने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। सिसोदा गांव की स्थापना, ये सिसोदा गांव है कहां पर? राजसमंद में है, कुंभलगढ़ किले के पास में पड़ता है ये सिसोदा गांव जो है। यहां से जो निकले वीर हैं वो भविष्य में कहलाएंगे सिसोदिया, जैसे राणा हमीर। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, यहीं से वंशज कहलाएंगे। और जो सेम सिंह था, यहां से कहलाई रावल शाखा। तो ये रावल शाखा को इसने जन्म दिया, तो भाई इनके रावल शाखा है। और बेटा राहब जो है, इसने सिसोदा गांव की स्थापना की। लेकिन बस वो आप गांव की स्थापना कर दी थी, लेकिन आगे जाकर के भविष्य के अंदर 1303 के बाद में 1326 के अंदर इस गांव से एक वीर निकलेगा, राणा हमीर। तब हमीर ने राणा की उपाधि धारण की और वंश जो है वो सिसोदिया वंश कहलाया। तो कई चीजें आएगी। पहले के जो शासक थे 1303 से पहले, मैं 1303 बार बार क्यों कह रहा हूं? अलाउद्दीन खिलजी वाला आक्रमण जो है वो उस समय की बात है। तो 1303 से पहले यहां के शासक जो उपाधि साथ में प्रयोग करते थे वो थी रावल। और 1326 में जब ये पुनः विजिट करेंगे इन्हीं शाखाओं के, सिसोदिया शाखा के, सिसोदा गांव के, उसके बाद से यहां के शासक उपाधि धारण करेंगे राणा की। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। रावल शाखा जो है ये समाप्त हो जाती है 1303 में। 1303 में क्यों समाप्त होगी? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा 1303 में, और चित्तौड़ दुर्ग पर उस समय किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। और मेवाड़ का जो पहला शाखा है वो भी 1303 में होता है। शाखा क्या होता है? अब तो इतनी बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। शाखा में दो चीजें होती है, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। जब कोई बाहर के जो राजा हैं, कोई भी शासक यहां जब आक्रमण करते थे तो ये दुर्ग को घेर लेते थे। तब यहां के जो शासक हैं, राजपूत शासक, वो जैसे आप दुर्ग के अंदर हैं तो कुछ महीने इंतजार होता था, 4 5 6 महीने की, वो कब तक बाहर बैठ के घेरा दे के बैठा रहता है। और जब लास्ट में यह हो जाता है कि अंदर साजो सामान जो है, जैसे भोजन, पानी, ये चीजें समाप्त होने वाली है, तब जो किले के द्वार हैं वो ओपन कर दिए जाते थे, खोल दिए जाते थे। और केसरिया कपड़ा सर पे धारण करके राजपूत योद्धा जो है वो शत्रु सेना पर टूट पड़ते थे और उनसे युद्ध करते हुए शहीद होते थे। उसे हम कहते थे केसरिया। और महिलाएं जो है, रानियां, दासियां और भी जो महिलाएं होती थी, वो अपने मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए जौहर कर लेती थी। जौहर क्या होता था? कुछ अग्निकुंड होते थे, अग्निकुंड के अंदर अपने आप को समाप्त कर लेना, तो उससे कहा जाता था जौहर। और दोनों को मिलाकर के हम कहते थे शाका। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में देखिएगा, यहां भविष्य में अब एक शासक और बनेगा, जैतर सिंह। जैतर सिंह के हालांकि सन को लेकर के एक रहता है कि कब से कब तक है, लेकिन आपको इन पे सन वन पे कभी ज्यादा जाना नहीं है। जैतर सिंह जो है, सबसे पहली बात तो है कि जो दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा ने जैतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। इनकी किताब ही है, दशरथ शर्मा जी की किताब भी आप ध्यान में रखिएगा, राजस्थान थ्रू द एजेस।
ये किताब है इनकी, जिसमें इन्होंने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णयुग कहा है जेतर सिंह के समय को। साथ ही नव शक्ति का संचारक वो जेतर सिंह को कहा गया। जेतर सिंह के समय एक घटना महत्वपूर्ण है। यहां 1227 के लगभग, कोई ये फिक्स नहीं है, क्योंकि माना यह जाता है कि 1222 से लेकर के और 1229 के मध्य ये युद्ध हुआ था, ये चीज मानी जाती है। 27 तो कभी एक दो बार कोई एग्जाम में आ गया तो मान लिया गया। 1227 जो है, इसमें क्या होता है, भूताला का युद्ध होता है। भूताला, ये उदयपुर में भूताला का युद्ध। जेतर सिंह पर आक्रमण करता है दिल्ली का जो उस वक्त सुल्तान होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? जो दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी, उनके पापा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। 1227 में भूताला का युद्ध होगा जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। अब यहां अलग अलग मिलते हैं। कोई कहते हैं कि जो इल्तुतमिश है इस युद्ध में जो है सफल नहीं हुआ आक्रमण करने में। कहीं लिखा आता है कि जो जेतर सिंह है इनको जो है जीत मिली, ये विजित हुए। मेन बात यह है कि इल्तुतमिश का जो आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण को विफल कर दिया था किसने? जेतर सिंह ने। लेकिन इल्तुतमिश ने जाते हुए यह देखा कि अब मैं हार तो गया ही, मैं जीता तो हूं नहीं, तो फिर कुछ तो नुकसान करूं। उसने नागदा में आग लगवा दी, जो कि इनकी राजधानी थी। नागदा में आग लगवा दी तो नागदा को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। तब इस युद्ध के बाद में जो जेतर सिंह है वो अपनी राजधानी अब बनाता है चित्तौड़ को। इसके बाद में राजधानी इनकी चित्तौड़ रहेगी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि चित्तौड़ को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था मेवाड़ में सबसे पहले? तो इसी जेतर सिंह ने बनाया था। और बहुत मजबूत शासकों में आप देखिए कि दिल्ली के सुल्तान के शासक के आक्रमण को जिस आदमी ने विफल कर दिया, दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णयुग जेतर सिंह के समय को ऐसे ही नहीं कहा। तो यह आप ध्यान में रखिएगा। और जेतर सिंह के बारे में और ये भूताला के युद्ध के बारे में हमें जानकारी एक ग्रंथ से मिलती है, उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। जय सिंह सूरी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन, मद मर्दन का मतलब होता है अहंकार, गरूर, उसका मर्दन यानी नष्ट करना। तो इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बारे में। तो अब आप कहेंगे सर ये हमीर मद मर्दन नाम है तो ये कैसे और है? नाम हमीर मद मर्दन है और ना ही जेतर सिंह का आ रहा है ना ही इल्तुतमिश। तो दरअसल ये जो हमीर नाम है ये यहां संबोधन कर रहा है अमीर इल्तुतमिश को, अमीर इल्तुतमिश। तो ये हमीर जो है दरअसल अमीर इल्तुतमिश के लिए, अमीर वर्ड जो है इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसलिए यहां ये हमीर मद मर्दन है। तो ये हमीर कोई दूसरा हमीर शासक नहीं है। हमीर मतलब यहां अमीर इल्तुतमिश को संबोधन कर रहा है। तो इसके मद का मर्दन, इसके गरूर का, अहंकार को नष्ट करने वाला कौन? तो वो है जेतर सिंह। तो इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है इस भूताला के युद्ध के बारे में। और इसके बाद में जो है इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन करके क्या कर लिया था? चित्तौड़ को। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। इनके बाद में देखिएगा एक और महत्वपूर्ण शासक आते हैं, रावल तेज सिंह। मैं आपको शुरुआती शासकों के बारे में जो है वही चीजें बता रहा हूं जो जरूरी है। रावल तेज सिंह के समय जो है वो आक्रमण होता है बलबन का। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन बन चुका था? बलबन। तो बलबन का जो बलबन है, दिल्ली का सुल्तान बलबन का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ लेकिन वो सफल नहीं हुआ। रावल तेज सिंह के समय एक दो बातें दूसरी महत्वपूर्ण है। एक तो 1260 के अंदर आहड़ में एक चित्रकार था इनके, कमल चंद्र। उस कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ को चित्रित किया। तो आपके राजस्थान की चित्रकला सिलेबस में है, कल्चर में, तो वहां आपको पढ़ना होता है कि मेवाड़ में सबसे पहले किस ग्रंथ को चित्रित किया गया था। तो 1260 में आहड़ में कमल चंद्र के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को जो है ग्रंथ चित्रित किया गया। और रावल तेज सिंह की एक रानी थी जैतल देवी। तो जैतल देवी ने चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह बिंदु आपके लिए ध्यान में रखने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहां के शासक आते हैं समर सिंह।
और समर सिंह के जो हैं एक पुत्र जैसे कुंभकर्ण और एक पुत्र होता है रतन सिंह। अब इसका मतलब यह नहीं कि और कोई पुत्र नहीं थे, मेन पुत्रों के बारे में बात की जाती है। कुंभकर्ण ने यह कहा कि साहब मेरा यहां पे मन नहीं लग रहा। कुंभकर्ण चला गया नेपाल और नेपाल में जाकर के कुंभकर्ण ने राणा शाही वंश की नींव डाली। तो आज जो नेपाल के राजा हैं वो दरअसल किसके वंशज हैं? इसी मेवाड़ के वंशज हैं, वो इसी कुंभकर्ण की संतानें हैं वो। आप कहेंगे सर यहां के शासक देखने में अलग होते हैं लोग, वहां के अलग कैसे? जब आप भी हजारों सालों तक किसी दूसरे कंट्री में जाके रहोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भी परिवर्तन आने लग जाएगा। हम कैसे दिखते हैं, हमारी हाइट कितनी होगी, नाक कैसी होगी, मुंह कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, हम कैसे दिखेंगे, ये वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन पर निर्भर करता है। तो यहां मेवाड़ में थे, मेवाड़ से नेपाल चले गए, नेपाल में हजारों सालों तक रहेंगे तो धीरे धीरे वहां के अनुसार ही उनकी शक्लें होती गई। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कुंभकर्ण जो है ये नेपाल चला गया था। यहां जो शासक बचे रतन सिंह, और इनको हम कहते हैं रावल रतन सिंह। ये रावल शाखा के अंतिम शासक हैं। रतन सिंह जो हैं वो गद्दी पर बैठते हैं और रतन सिंह के समय जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो आता है किसका आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यहां पर आक्रमण करेगा और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जो है दरअसल हुआ था 28 जनवरी 1303 को और विजित वो करेगा 26 अगस्त 1303 को। तो 28 जनवरी 1303 को आक्रमण करता है और 26 अगस्त 1303 को विजित करता है। और रावल रतन सिंह, इनके नेतृत्व में केसरिया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है और यह मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। और इस युद्ध के साथ ही जो है रावल शाखा समाप्त हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इसमें आपको कुछ ग्रंथ ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक तो मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत। यह लिखा था 1540 के आसपास, यानी शेरशाह सूरी के समय। यह चीज महत्वपूर्ण है, यानी यह घटना तो हुई थी 1303 में, 1303 और यह लिखा गया था 1540 में। तो 1303 और 1540 में 237 साल का फर्क हो गया। तो इस घटना के 237 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा था पद्मावत। तो उस ग्रंथ का नाम आप ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक इतिहासकार और था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फुतुह। इस खजाइन उल फुतुह के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में जो जो अभियान हुए तो उन सभी अभियानों में यह अमीर खुसरो इनके साथ था। किसके साथ? ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। और सारा इसने युद्ध का वर्णन जो भी चीजें थी तो अमीर खुसरो ने अपने इस ग्रंथ खजाइन उल फुतुह के अंदर इन सब चीजों का वर्णन किया है। तो यह बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। और चित्तौड़ को विजित करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहां नाम क्या रख दिया था चित्तौड़ का? खिजराबाद। किसके नाम पर रखा था? अलाउद्दीन का बेटा था खिजर खान। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। तो आज मैंने जो भी आपसे बात की ये आपके पूरी तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और पूरी संभावना है कि जो जो बिंदुओं मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अगर इनसे कोई संबंधित क्वेश्चन उठेगा तो वो काफी संभावना है कि जो आपको पढ़ा रहा हूं इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। तो मेरे साथ साथ इन वीडियो को साथ में देखते रहिए और अच्छे से आपका रिवीजन होता रहेगा। जो भी टॉपिक मुझे मोस्ट लगेंगे उस प्रकार से मैं जो भी मुझे लगेगा मोस्ट मैं वो टॉपिक आपको बताता रहूंगा और उस पर वीडियो बनता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।